4, 3, 2, 1 स्लीप. क्लोज योर आइज, रिलैक्स योर बॉडी. अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले जाओ और अपनी सांसों के साथ खुद को और ज़्यादा रिलैक्स होते हुए महसूस करो. और जैसे जैसे आपकी ब्रीदिंग आ रही है वैसे वैसे अपने आप को और ज़्यादा रिलैक्स होता हुआ महसूस कीजिए. जैसे जैसे आपकी ब्रीदिंग जा रही है महसूस कीजिए शरीर के अंदर से सारी स्टिफनेस, सारा तनाव बाहर निकलता जा रहा है. और अब कल्पना कीजिए आपके सामने 10 नीचे की तरफ जाती हुई सीढ़ियाँ हैं. जब मैं कहूँगा आप सीढ़ियाँ उतरना शुरू करेंगे. हर घटती हुई गिनती के साथ आप अपने आप को और ज़्यादा 10 गुना शांत और रिलैक्स करते जाएंगे. इमेजिन कीजिए कि आप एक थिएटर में हैं और एक फ़नी मूवी देख रहे हैं. आपकी फेवरेट मूवी देख रहे हैं, वो कोई भी हो सकती है, हेरा फेरी, धमाल, कोई भी हो सकती है. आज इस मोमेंट के बाद से आप अपने लिए जो भी रास्ता चुनना चाहते हैं, अपने अंदर जो भी ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं, अपने आप को जो भी करते हुए, अचीव करते हुए देखना चाहते हैं, आपको बस उन्हें इस अवस्था में विजुअलाइज करना है, महसूस करना है और आप देखेंगे कि वो नेचर अपने आप आपके अंदर आने लगेगा. क्या सच में हिप्नोटाइज किया जा सकता है? और हिप्नोटाइज करके लोग अभी तक यही जानते हैं कुछ मन की बातें निकलवा लो, कुछ गलत करवा लो. वही करोगे जो मैं कहूँगा, अब तुम्हें नींद आ रही है. तो ये बहुत ओवर एग्जैजरेटेड है. ओके. हिप्नोटिज्म ऐसे काम नहीं करता है. तो हिप्नोसिस मतलब जब आप किसी विचार में इतना खोए हुए होते हैं कि आप आसपास से थोड़ी देर के लिए कट हो जाते हैं, तो आप एक तरीके की सेल्फ हिप्नोटिक स्टेट में. एक बार मेरी तरफ देखिए और उस सेम कोट को अपने दिमाग में रिपीट कीजिए एक बार. ये बहुत ही पॉपुलर कोट है. इनफैक्ट ये मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि मैं भी इस कोट से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ. मैं इसको बड़ा हो जाएगा, मैं ऐसे वर्बली बता देता हूँ मुझे इस वक्त जो महसूस हो रहा है. आप शिव खेड़ा की बहुत ही पॉपुलर कोट अपने दिमाग में इस वक्त रिपीट कर रहे हैं और वो कोट है कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली. जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं. 100%. राइट. आपको भले ही अपना पहला प्यार याद ना हो, लेकिन अगर कोई ऐसी, जैसे अभी आपने ये स्मेल का एक एंकर बताया, अगर उस जैसा किसी ने परफ्यूम लगाया हो तुरंत आपको वो सब याद आएगा एक साथ. आज इस पॉडकास्ट में मैं आपके माइंड को रीड करने वाला हूँ और मैं जो बोलूँगा वही आप करने वाले हो. ना यकीन हो तो पॉडकास्ट आप अंत तक देखना. आप लोगों की भी लाइफ में या आस पड़ोस में ये बातें होती होंगी कि यार किसी ने किसी को अपने वश में कर लिया, हिप्नोटाइज कर लिया. अच्छा, बहुत सारे लड़के भी सीखना चाहते हैं कि अपनी गर्लफ्रेंड को हिप्नोटाइज कर लें और जो चाहे वो करे. कुछ लड़कियां भी हैं, कुछ हस्बैंड अपने वाइफ को, वाइफ अपने हस्बैंड को. क्योंकि हमने यही सीखा है कि हिप्नोटाइज करके आप अपने मन की चीज़ें करा सकते हो जो आप चाहते हो. आज हमारे गेस्ट हैं हिप्नो गुरु. आपने उनको बहुत सारे टीवी सीरियल, बहुत सारे यूट्यूब पॉडकास्ट में और उनके कोर्सेज को भी देखा होगा अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो. आज हमारे साथ हैं रविंद्र सर और आज हम बात करेंगे और हिप्नोसिस को डिकोड करेंगे कि या सच में कोई काला जादू है, फंसाने वाला है, या ये बहुत बड़ा साइंस है. सर नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी चंदन भाई. और बहुत ही आपने जो अब तक लोगों को बताया उसमें ही बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में लोगों को समझाने की और इसको डिकोड करने की ज़रूरत है. सो आई एम वेरी एक्साइटेड और मज़ा आने वाला इस पॉडकास्ट में. थैंक यू सो मच सर. ऑफ कैमरा जब आपसे मैं मिला तो यही मैं ही सोच रहा था सर क्या क्या पढ़ रहे हैं. राइट. जब आपने कहा कि ये हमारे बहुत अच्छे कैमरा पर्सन है तो मैंने आपसे यही कहा सर आप तो उनको हिप्नोटाइज कर देते होंगे. राइट. सर ये बहुत मिथ्या है, एक बिलीफ सिस्टम है हिप्नोटाइज करना. मजाक मजाक में क्या बोलते हैं लोग, क्या आपने उनको हिप्नोटाइज कर दिया, जो कह रहे हो वही कह रहा है, वश में कर लिया. सो ये मिथ्या सर क्या है? क्या सच में हिप्नोटाइज किया जा सकता है? और हिप्नोटाइज करके लोग अभी तक यही जानते हैं कुछ मन की बातें निकलवा लो, कुछ गलत करवा लो. बट आपने उसको सही तरीके से मोनेटाइज करके आपके कोर्सेज हैं भारत में. सर प्लीज. तो जैसा आपने कहा कि लोग अब तक यही जानते हैं, तो ये बात बिल्कुल सच है कि हिप्नोटिज्म को लेके या हिप्नोथेरेपी या हिप्नोसिस को लेके बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, भ्रांतियां हैं. राइट. और मैं अपने कोर्सेज के थ्रू, पॉडकास्ट के थ्रू, इंटरव्यूज़ के थ्रू, टीवी शोज़ के थ्रू, न्यूज़ चैनल्स के थ्रू, जहाँ भी मुझे मौका मिलता है
फिर चाहे वो स्कूल कॉलेज में जाके बच्चों के लिए फ्री सेमिनार्स करना हो, या फिर काउंसलिंग फ्री सेशंस लेना हो, या फिर ऐसे बैठ के डिस्कस करना हो, जहाँ भी मुझे मौका मिलता है मैं यही बताता हूँ कि हिप्नोसिस इतना पावरफुल है कि वो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम ये इतना पावरफुल भी नहीं है कि आप किसी को अपने वश में कर सको। अच्छा। ये परसेप्शन, ये इमेज, ये धारणा टीवी और सिनेमा ने बनाई है। और दूसरा एक और कन्फ्यूज़न है कि लोग अक्सर वशीकरण और हिप्नोटिज्म को एक मानते हैं। बिल्कुल। तो अब पहले समझते हैं कि टीवी या सिनेमा ने किया क्या है हिप्नोटिज्म के साथ। अक्सर आप देखते हैं किसी मूवी या टीवी में या किसी एपिसोड में एक हिप्नोटिस्ट है जिसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, और वो सामने वाली हाँ, वो कुछ लेके क्रिस्टल पेंडुलम बॉल में, हाँ, लेके या हाँ, कुछ हाँ, लेके उसकी आंखों में देखते हुए किसी को कहता है कि अब तुम वही करोगे जो मैं कहूँगा, अब तुम्हें नींद आ रही है। तो ये बहुत ओवर एग्जैजरेटेड है। ओके। हिप्नोटिज्म ऐसे काम नहीं करता है। जैसे फिल्मों में सब फिक्शन होता है, हिप्नोटिज्म के आसपास भी बहुत सारा फिक्शन है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर हम सच में किसी को अपने वश में 100% कर सकते, तो फिर शायद दुनिया में क्राइम करने वाले जो लोग होते वो बढ़ जाते, लेकिन साथ साथ क्राइम को ख़त्म करने वाले लोग भी बढ़ जाते। जैसे मैं अगर इतना पावरफुल हिप्नोटिज्म सच में होता, तो मैं सारे क्रिमिनल्स को हिप्नोटाइज करके एक अच्छा इंसान बना चुका होता। और अब इंडियन गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे होते। यस, अगर हम अब किसी को हिप्नोटाइज करके उसके सीक्रेट जान सकते, तो फिर हमारे देश के सिपाहियों को अपनी जान दांव पे नहीं लगानी पड़ती। आईबी, रॉ, इंटेलिजेंस एजेंसीज को अपनी जान का जोखिम उठा के इधर उधर नहीं परेशान होना पड़ता। अगर आप किसी की आंखों में देख लेने भर से उसको हिप्नोटाइज करके सब कुछ पता लगा सकते, तो फिर जुडिशरी की पढ़ाई नहीं कर रहे होते लोग। फिर हर जगह सिर्फ हिप्नोटिज्म चल रहा होता और हिप्नोटिस्ट होते। तो आप किसी को ऐसे वश में, जैसा वशीकरण या काबू कर लेना जैसा सोचते हैं लोग, ऐसा नहीं होता है। लेकिन एट द सेम टाइम हिप्नोटिज्म इतना पावरफुल है कि आप किसी को इन्फ्लुएंस करके उसको सही डिसीजन लेना सिखा सकते हो। आप उसके नेगेटिव बिलीव्स को ख़त्म करके उसके अंदर आत्मविश्वास, पॉजिटिव बिलीफ ये भर सकते हो। आप किसी के अंदर पुराने फियर, फोबियाज़ एंड बिलीफ सिस्टम को और ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस को ख़त्म करके, डाइल्यूट करके उसे लाइफ में, जीवन में आगे बढ़ने की नई दिशा दे सकते हो। आप किसी को इस लेवल तक इन्फ्लुएंस कर सकते हो हिप्नोसिस के ज़रिए कि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, उसका फोकस बढ़ जाए, उसकी मेमोरी बढ़ जाए, उसका प्रोक्रास्टिनेशन ख़त्म हो जाए, वो स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, एंगर, इमोशनल इशू से बाहर निकल जाए। ये सब चीज़ें की जा सकती हैं। सो ये एक साइंटिफिक एक मेथड है। यस। ओके। सो जब आपने इसको डिकोड किया, क्योंकि आपने जब शुरुआत किया होगा, पढ़ाई किया होगा, कहीं से आपने किया होगा, और आपके मन में भी तो यही हुआ होगा। सो पर्पस ऑफ लर्निंग क्या रहा आपका? बिकॉज बिना पर्पस के ना तो हम इंजीनियरिंग करते हैं, ना MBA करते हैं। बिल्कुल सही बात। बट पर्पस ऑफ लर्निंग आपका क्या रहा? तो हिप्नोसिस में मैं कहता हूँ, मुझे लगता है ये मेरी एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी है। या वो कहते हैं ना, यू डोंट चूज मैजिक, मैजिक चूजेज यू। आप अपनी लाइफ में सिर्फ अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, लेकिन आपकी लाइफ के जो सही निर्णय होते हैं वो उन परिस्थितियों में होते हैं। आप अपने आप को सिर्फ लाइफ में प्रिपेयर करते हैं, लेकिन आपकी लाइफ के जो सही निर्णय होते हैं वो उन परिस्थितियों में लिए जाते हैं जब आप ज़्यादा सही गलत सोच नहीं पाते। लाइफ का एक फ्लो होता है और वो आपको यहाँ से उठा के एक जगह पे ले जाता है, और फिर आप कुछ साल बाद देखते हैं कि यार उस दिन ये घटना हुई थी और आज ये देखो, ये जीवन है, आज ये चल रहा है, और पता ही नहीं था मैं कितनी बड़ी चीज़ से अनभिज्ञ रह गया था। तो हुआ क्या था कि मैं मैजिक शोज़ करता था। मैजिक मेरी हॉबी था। मतलब जादूगर थे? जादू, जो स्टेज शोज होते हैं ना, रंग बिरंगा सा रुमाल इधर से गायब कर दिया, कबूतर आ गया, छतरी आ गई, फूल का कलर चेंज हो गया, ताश पत्ते का जादू। तो मैं मैजिक शोज करता था। कलकत्ता सीखा था आपने? नहीं, अच्छा, ठीक है। खैर कलकत्ता को लेके ये एक धारणा है, वो कलकत्ता में अच्छे कारीगर हैं, वो लोग मैजिक के प्रॉप्स अच्छे बनाते हैं। तो कोलकाता का ये स्टोरी है। हाँ, तो मैं मैजिक शोज़ करता था बचपन में। मैजिक शो देखा था और इंटरेस्ट आ गया, और फिर चीज़ें ढूंढी, खोजी, धीरे धीरे मैजिक शोज़ करने लगा मैं। फिर 2015 में इंडियाज़ गॉट टैलेंट हो गया। तो इंडियाज़ गॉट टैलेंट के फाइनल्स तक पहुंचा मैं, तो वो बहुत बड़ा एक ब्रेक हो गया। तो अच्छे शोज़ मिलने लगे, अच्छा काम होने लगा। तो फिर एक होता है ना कि जब आपका लेवल बढ़ता है तो आप अपने आप को अपग्रेड करते हो, क्योंकि अब आप बड़े स्टेजेस पे जा रहे हो, आप अच्छे लोगों से के सामने परफॉर्म कर रहे हो। तो मतलब मैंने, आप समझो कि 1500 रुपये वाली बर्थडे पार्टीज़ भी की हैं, और फिर इंडियाज़ गॉट टैलेंट के बाद मतलब
काफ़ी वो सारे लाइफ वहाँ से अलग ही हाँ, चेंज हुआ अलग होगा। तरीके की लाइफ, अलग तरीके के शोज़ किए हैं। और मैंने टिप के लिए भी परफॉर्म किया है इनफैक्ट मूर्थल में, जब मुझे मैजिक का सिर्फ शौक था और घर में इस बात का विवाद होता था हर रोज़, क्योंकि आप देखते हैं कि ये बड़ा ही ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज़ जो होती हैं या जो हमारी फैमिलीज़ हैं, वो बस हम वो चाहते हैं कि हम सेफ़ रहें, हम ऐसे रास्ते पे चलें जो उन्होंने देखा हुआ है। इसको कैरियर नहीं मानते। हाँ, वो इसको कैरियर, इसको हाँ। और भी बहुत सारी चीज़ें जिनको फैमिली अक्सर कैरियर नहीं मानती, और मैं उन्हें गलत भी नहीं मानता, क्योंकि उम्र के साथ आप चीज़ें समझते हो तो आप समझ पाते हो कि उनके निर्णय क्यों गलत नहीं हैं। वो बस हमें सेफ रखना चाहते हैं। राइट। तो अक्सर घर में जब बहस होती थी इस बारे में, तो एक ज़िद्दी बच्चा होने के नाते एक दिन मैंने तय किया कि मैं जादू से पैसा कमा के लाता हूँ। तो मैंने मुरथल के कुछ ढाबों जैसे पे, लोग 100 से 200 बना देते हैं। हाँ समझिए आप, तो मैं एक ताश की गड्डी खरीदी 10 रुपए की, और मैं मुरथल के ढाबों पे जाना स्टार्ट किया, और मैं टिप के लिए परफॉर्म करता था वहाँ पे। ऐसे ही रैंडम ऑडियंस को मिल गया, मैजिक परफॉर्म किया, 10 रुपये टिप मिल गई, 20 रुपये टिप मिल गया, ऐसा। तो खैर, तो जब मैं मेंटलिज्म के शोज, मैजिक के शोज़ कर रहा था इंडियाज़ गॉट टैलेंट के बाद, तो स्टेज हिप्नोसिस का मुझे लगा कि ये मुझे सीखना चाहिए। तो मैंने स्टेज हिप्नोसिस की डीवीडीज़ खरीदी, बुक्स खरीदी और सीखना चालू किया। मैजिशियंस का एक इनर सर्कल होता है, अब तो खैर हर चीज़ इंटरनेट पे अवेलेबल है, पहले आप कुछ इनर सर्कल के मेंबर बनना पड़ता था आपको। ओके। तो आपको वहाँ से टीचिंग्स खरीद सकते थे आप, इजीली अवेलेबल नहीं थी चीज़ें सबके लिए। तो मैंने स्टेज हिप्नोसिस के लेक्चर्स खरीदे और वीडियोस देखना स्टार्ट किया। तो मुझे सिर्फ इतना समझ में आया कि यार आप सजेशंस देते हो और ऐसा ऐसा बोलते हो, और सामने वाला जो है स्लीप बोलने से सो जाता है। तब तक भी मुझे उतनी गहरी समझ नहीं पैदा हुई थी, पर मुझे ये लगता था, जैसे आम लोगों को लगता है स्टेज पे, कि ये इनके अपने बंदे होते होंगे, हाँ, वो सेटिंग होती ये होगी सेटिंग पहले। होती होगी। तो मुझे भी यही परसेप्शन था कि ये इनके अपने बंदे होते होंगे। ऐसे कैसे यार किसी को स्लीप बोला और वो सो गया, ऐसा किसी कोई अपना नाम भूल गया, या उसको बोला कि तुम ऐसा बंदर बन गए हो तो मंकी की तरह कूद रहा है, बंदर की तरह डांस कर रहा है स्टेज पे, चिकन की आवाज़ में बात कर रहा है, चाइनीज़ बोल रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन जब मैंने स्टेज हिप्नोसिस को समझा तो मुझे समझ में आया कि नहीं, इतना पावरफुल है कि आप स्टेप बाय स्टेप अगर फॉलो करते हो, उसके 8-10 स्टेप अगर आप फॉलो करते हो, तो आप इंसान को सिस्टमेटिकली एक ऐसी अवस्था में पहुंचा सकते हो जहां वो करीब करीब आपके वश में ऐसा महसूस होता है कि आपके कहने पे वो नाम भूल जाता है कुछ सेकंड के लिए, आपके कहने पे वो कुर्सी से उठ नहीं पाता है, आपके कहने पे वो चिकन की तरह आवाज़ निकालने लगता है या बंदर की तरह डांस करने लगता है। तो ये मैंने एडिशन ऐसा किया था अपने शो में कुछ एक्ट्स डालने के लिए। आपने कुछ सेकंड बोला, बस ये इसका इम्पैक्ट कुछ सेकंड ही रहता हाँ, है। स्टेज हिप्नोसिस मोस्टली इन उसके लिए अच्छा। होता है, परफॉर्मेंस के लिए होता है, तो वहाँ ऐसा होता है। ओके। टेम्परेरी जो परमानेंट चेंजेस या लंबे लॉन्ग टर्म चेंजेस लाने होते हैं, अगर हमें लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, तो हम थेरेपी की तरफ जाते हैं। तो हिप्नोसिस स्टेज के लिए सीखा। तो एक शो ख़त्म करके जब मैं स्टेज से बाहर आ रहा था, तो मेरे पास एक आदमी और उनकी बेटी ने मुझे अप्रोच किया, और उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा साहब ने कि मेरी बेटी को एक प्रॉब्लम है, और वो ये है कि इसको बहुत स्मेल आती है हर जगह, हेलुसिनेशन होता है, स्मेल आती है, एक मेंटल कंडीशन एक तरीके की, और डॉक्टर्स के पास इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि ये डॉक्टर कहते हैं कि वहम है, ऐसा कुछ है नहीं, कोई दवाई दे देते हैं, सेडेटिव दे देते हैं, सोती रहती है ज़्यादा, फिर हो नहीं पाता है। पर आज ही जब आपका शो देख रही थी, तो आपका शो देखते हुए मैंने नोटिस किया कि इसने अपने चेहरे से रुमाल हटा रखा था, मतलब ये आसान, मतलब एंजॉय कर रही थी आपका शो। तो प्लीज़ इसके लिए कुछ अगर कर पाएँ तो थोड़ा, अक्सर ऐसे लोग आते हैं स्टेज शो के बाद, या ऐसे लोग बहुत उम्मीदें रखते हैं कि अगर जादूगर है तो फिर कुछ भी कर सकते हो। तो मैंने इस बात को समझते हुए कि मैं उम्मीद ना तोड़ूं, तो मैंने उस बच्चे के लिए एक मैजिक ट्रिक परफॉर्म की। मैंने एक टिश्यू पेपर लिया, उसका एक गुलाब का फूल बनाया, उसको हवा में उड़ाया, ऐसा मैजिक से, एक ट्रिक होती है वो, फ्लोटिंग रोज़। और फिर उसके बाद उस बच्चे को कहा कि देखो इससे ना तुम्हें खुशबू आ रही है अभी, और मैंने उस पूरे कॉन्फिडेंस से उसकी आंखों में देखते हुए उसकी तरफ गुलाब का फूल ऑफ़र किया और कहा कि इसके अंदर से तुम्हें बहुत अच्छी खुशबू आएगी, एक बार चेक करके देखो। तो उसने चेक किया तो बोलती है हाँ आ रही है। मैंने बोला ये मैजिकल फ्लावर है, आप इसको अपने पास रखना, हमेशा अपने पास रखना, 7-8 दिन में आप देखोगे कि इसकी फ्रेगरेंस चारों तरफ से आपकी बदबू जो भी आ रही है सबको हटा देगी, और धीरे धीरे ये भी आपको इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने एक छोटा सेशन टाइप किया, और आफ्टर फ्यू डेज़ मुझे कॉल आया उस आदमी का, और उन्होंने बताया कि हमारी बेटी ठीक हो गई है। ये वो दिन था जब मुझे समझ में आया कि मैंने किया क्या था उस दिन। फिर मैंने सोचा कि मैजिक
या हिप्नोसिस या सजेशंस कमांड क्या था, देन आई रियलाइज्ड कि हिप्नोसिस में कितनी पावर है। तो मैंने हिप्नोसिस को डिटेल में थेरेपी की तरह सीखना स्टार्ट किया। यानी उस टाइम पे आपको ये भी मतलब ये पता चला कि सब कुछ दिमाग है हमारा, सब कुछ दिमाग, यानी कि हम बुरे हैं, अच्छे हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, Right. यानी सब कुछ यहाँ से ठीक Yes, किया जा सकता है। yes, 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 और तब से आपकी स्टडी और डीप डाइव करना शुरू कर Yes. दिए कि हाँ नहीं, yes, एक पेन है, मतलब बहुत बड़ा पेन है। आज भारतवर्ष की बात करें, yes. एंग्जाइटी की बात करें, आजकल और नई नई बीमारियां आ रही हैं, हर रोज आ रही हैं, क्योंकि उपज यहीं से है। yes. ओके सर, फिर उसके आगे सर? तो बस यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई कि मैंने मैजिक शोज़ के साथ साथ हिप्नोसिस को थेरेपी की तरह सीखना स्टार्ट किया। फिर मैंने कई सर्टिफिकेशंस किए, कोर्सेज किए, डिटेल में इसको पढ़ा, फिर ये मेरा पैशन बन गया। और आज फुल टाइम मतलब हिप्नोसिस मेरी महबूबा है, या पता नहीं मैं हिप्नोसिस का खादिम हूँ या क्या है, पर मेरी लाइफ में अब हर तरफ हिप्नोसिस है। मैं लोगों से जब मिलता हूँ तो हिप्नोसिस की बात करता हूँ। मैंने अपने कोर्सेज भी बनाए तो यही सोच के बनाए कि इतना पावरफुल टूल जो 5 मिनट में किसी की लाइफ को ऐसे ट्रांसफॉर्म कर सकता है, ये लोगों तक जाना चाहिए। क्या सबको सीखना चाहिए? मेरा मानना है बिल्कुल सबको सीखना चाहिए, क्योंकि इसको सीखने के बाद आप कुछ ऐसी बातें जानेंगे अपने बारे में जो आम तौर पे आप नहीं जानते हैं। सबसे पहला तो है पावर ऑफ अवेयरनेस। आप ये माइक है या ये कैमरा है या लैपटॉप है या मोबाइल फ़ोन है, आप किसी भी टूल को तब उसका मैक्सिमम यूज़ कर पाते हैं जब आप उसको अच्छे से जानते हैं। राइट। और हमारे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट टूल जो है वो है हमारा दिमाग, जिसको हम बैठ के जानने का काम ही नहीं, ऐसी कोई तरीका ही नहीं है कि जिसको बैठ के जाना जाए। ऐसी कोई पढ़ाई ही नहीं है। जो पढ़ रहे हैं वो साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, वो अलग बिहेवियर पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है। हिप्नोसिस में चैप्टर 1 में मैं हमेशा सबसे पहले बताता ही ये हूँ कि काम किस हिस्से पे करना है। कॉन्शियस माइंड क्या है, सब कॉन्शियस माइंड क्या है, अनकॉन्शियस माइंड क्या है, सुपर कॉन्शियस क्या है, सुपरा कॉन्शियस क्या है क्या, ये हर तरफ जो बात हो रही है ये कैसे चल रही है। तो सबसे पहले आप दिमाग को जानते हैं। मुझे लगता है कि हर किसी को अपने दिमाग को तो समझना चाहिए, न सिर्फ अपने बल्कि अपने आसपास के लोगों के दिमाग को भी समझ पाएगा फिर इंसान, जब ये नॉलेज होगी तो फिर आप समझ पाएंगे कि क्यों दो लोगों का संबंध आपस में बन क्यों नहीं पा रहा है, क्यों कोई इंसान नाराज़ है, क्यों कोई डिप्रेस्ड है, क्यों आप ये एंजाइटी महसूस कर रहे हैं, क्यों आप सेम बिहेवियर बार बार रिपीट कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम कहाँ से रही है। आपकी गाड़ी ख़राब पड़ी है, इंजन बंद है, आप गाड़ी को ऊपर से खूब पेंट कर रहे हैं, खूब धक्का लगा रहे हैं, खूब कोशिश कर रहे हैं, वो थोड़ी चलती है मगर रुक जाती है। जब तक आप उसका इंजन खोल के उसके पार्ट्स को प्रॉपरली समझ के उसको रीअरेंज नहीं कराएंगे, गाड़ी नहीं चलेगी। तो लोग ये कर रहे हैं, हम ऊपर से लाइफ को फिट रख रहे हैं, जिम जा रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप देखते हैं कि एक अच्छा खासा आदमी अच्छा खासा कमाते हुए, सब कुछ करते हुए, फिट एंड फाइन होते हुए, आप सुनते हैं यार वो डिप्रेशन में चला गया, या उसने सुसाइड कर लिया, या पता नहीं अजीब हो गया है वो कुछ। वो हो कहाँ रहा है? वो जो अंदर जड़ है वो बुद्धि है। तो हिप्नोसिस हर किसी को इसलिए सीखना चाहिए कि आप ये जान पाएँ कि आपके पेड़ के अगर कोई फल ख़राब है तो फल काटने भर से काम नहीं चलेगा, पत्ता ख़राब है तो पत्ता काटने भर से काम नहीं चलेगा, जड़ में कौन सी बीमारी है जिसकी दवाई डालनी है। तो यानी कि वो सेल्फ हील भी कर सकता है अपने आप को। आप सेल्फ हील कर सकते हो, आप दूसरों को हील कर सकते हो, आप अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हो, पुराने बिहेवियर पैटर्न्स को ब्रेक करके आप आगे नए बिहेवियर पैटर्न्स बना सकते हो। तो हिप्नोसिस 3 तरीके से काम करता है, सेल्फ हिप्नोसिस, हेटेरो हिप्नोसिस, और तीसरा हम बोलते हैं, मैं इस बात कैसे बोलता हूँ कि आप 3 तरीके का हिप्नोसिस हमेशा कर रहे होते हैं, जो कि नहीं पता होता। पहला या तो आप किसी को हिप्नोटाइज कर रहे हैं, दूसरा या तो कोई आपको हिप्नोटाइज कर रहा है, तीसरा आप सेल्फ हिप्नोसिस में फंसे हुए हैं। अब हिप्नोसिस वर्ड को थोड़ा समझ लेते हैं। आमतौर पे लोगों को लगता है हिप्नोटिज्म का मतलब वही है, ऐसा हाथ में क्रिस्टल लेके आंखों में देखना। नहीं, हिप्नो मतलब एक नींद जैसी अवस्था, जो नींद नहीं है, नींद जैसी दिखती है। तो हिप्नोसिस मतलब जब आप किसी विचार में इतना खोए हुए होते हैं कि आप आसपास से थोड़ी देर के लिए कट हो जाते हैं, तो आप एक तरीके की सेल्फ हिप्नोटिक स्टेट में हैं। दूसरा, अगर आपको कोई ऐसी बात बता के चला जाए या बता रहा हो जिसकी बातों में आप खो जाएं, भावनाएं महसूस करने लगें, उसकी बातों में आके गलत कदम उठा लें या सही फैसला ले लें,
किसी भी तरीके से, वो एक तरीके का हिप्नोटिक कॉन्वर्सेशन है। आप अपने किसी खास पैटर्न से हर रोज़ जब रूबरू होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई इंसान है जो ये कहता है कि जब तक मैं गायत्री मंत्र की एक माला ना करूं मुझे नींद नहीं आती। कुछ लोग ये भी हैं। अब इसमें कोई नुकसान नहीं है, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, ये उस पर्सन का पर्सनल फीलिंग है। लेकिन एक दिन भी अगर ये पैटर्न में कोई भी चेंज आ जाए तो शायद वो सो नहीं पाएगा आसानी से, वो ट्रिगर नहीं होगा। ट्रिगर नहीं होगा। ये भी एक तरीके का हिप्नोसिस, ये सेल्फ हिप्नोटिक पैटर्न्स होते हैं जो अच्छा, तो सर ऐसा भी है जो बहुत सारे लोगों ने एक बिलीव बना रखा है, मतलब सेल्फ बिलीव बनाया है, जैसे ये कास्ट वाले हमेशा धोखा देते हैं। हाँ, राइट। राइट। जो लड़के हैं वो धोखा देते हैं। राइट। लड़की अगर ऐसी है धोखा देगी। राइट। मतलब उन्होंने एक परसेप्शन बना रखा है और उसी माया जाल में फंसे हैं, अकड़े हुए हैं। यस, ये आपका बिलीफ सिस्टम। हाँ, बिलीफ सिस्टम है। सो क्या हिप्नोसिस इसमें भी मदद करेगा? बिल्कुल करेगा कि आपके जकड़न को, जैसे मैं मुझे ट्रैफिक्स है आपके मेंटल ट्रैफिक्स है, उसको क्लियर करेगा। राइट। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। मान लेते हैं मिसाल के तौर पे कोई इंसान डायबिटिक है और उसको ये कह दिया गया है कि आपको मीठा बिल्कुल छोड़ देना है, लेकिन वो पिछले 10 साल से, यही 20 साल से चाय पीता है। खाना खाने के बाद एक चाहिए और एक सुबह चाहिए। हाँ। अब ये अगर आदत है तो ये एक पैटर्न है, ये कंडीशनिंग है माइंड एंड बॉडी के कॉम्बिनेशन की। जैसे ही 8 बजेंगे या ब्रेकफास्ट का टाइम होगा या सुबह मॉर्निंग में जब भी वो उठेगा, तो दिमाग को पिछले 10 सालों से ट्रेन किया गया है कि उठते ही पहले चाय पी जाएगी। हाँ। अब आप उसको कितना भी समझाइए, भाई तुम डायबिटिक हो गए हो, तुम्हें छोड़ना है, वो कोशिश भी करेगा। लेकिन ये बिल्कुल ऐसा है जैसे वो इंजन बंद होने के बाद गाड़ी को बाहर से धक्का लगा रहा है, इंजन पे काम नहीं कर रहा है। तो अंदर जो बिलीफ है उसको कैसे चेंज किया जाए? यहाँ पे 2 चीज़ें हो रही हैं। पहला, अनइंटेंशनल गेन। कैसे? वो चाय पी रहा है और अंदर पिछले 10 साल पहले एक गेन की एक सिचुएशन क्रिएट हो गई थी जिसमें ये लगा था, हा क्या फीलिंग है यार, ये क्या तो फीलिंग है ये। अब वो जो इमोशनल उसके साथ एक्सपीरियंस क्रिएट हो गया उस एक्शन के साथ, सुबह उठ के चाय पीना इज इक्वल टू गुड फीलिंग का गेन, कि भाई इससे गुड फीलिंग्स मिलती हैं। हाँ, कड़क चाय पीने से एक एनर्जी आती है। एनर्जी आती है। हाँ। अभी ये भी हालांकि कमाल की गेम है कि बिलीफ सिस्टम हमारा बना नहीं है, बनाया जाता है। जैसे आप एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं, आप अपने घर में किसी को चाय पीते हुए देखते हैं, आप अक्सर कहते हुए सुनते हैं, यार एक बढ़िया सी चाय हो जाए तब सिर दर्द खत्म हो जाएगा। ये भी बिलीफ सिस्टम एक्वायर्ड किया गया है, लेकिन फिलहाल टारगेट ये है कि उस इंसान ने ये बिलीफ सिस्टम 10 साल पहले बना लिया। अब जब वो चाय छोड़ रहा है, चाय प्रॉब्लम है ही नहीं, प्रॉब्लम है चाय के ना मिलने के बाद वो जो पैटर्न बार बार सुबह 7:30 बजे एक्टिव होने के लिए बार बार जो आपको पुश करता है, वो ट्रिगर नहीं हो रहा है। तो अगर वो इंसान चाय की बजाय 10 दिन सिर्फ ग्रीन टी पी के फेक करे, आहा क्या मज़ेदार चीज़ है, तो 10 से 15 दिन में वो फेक फीलिंग ही उसके दिमाग को रियल लगने लगेगी। ये एक तरीके का सेल्फ हिप्नोसिस प्रोसेस है जिसको न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं, कि 21 दिन तक आप अगर कोई चीज़ को फेक भी करते हो, आपका दिमाग उसको सच मान लेता है। इसके ऊपर सर कौन सा पार्ट बिल्कुल बेवकूफ़ है और कौन सा पार्ट बिल्कुल इंटेलिजेंट जिसके साथ आप खेल नहीं सकते? खेल गए तो खतरा होगा। और कुछ ऐसा पार्ट, जैसे आपने कहा कि जो ट्रिगर पॉइंट है, अगर आपने फेक स्टेटमेंट दे दिया 10 दिन तक, खुद 21 डेज एक हैबिट है, तो वो तो ये जो इन्फॉर्मेशन जा रहा है वो कहाँ जा रहा है आपके? देखिए, 2 माइंड हम लोग जानते हैं, और चेतन सब कॉन्शियस और एक कॉन्शियस माइंड। तो प्लीज़ थोड़ा सा इसके ऊपर का आप बताएं कि वो उसका फंक्शन। मैं बता देता हूँ। देखिए, हम इस जगत को कैसे देखते हैं, कैसे जानते हैं, कैसे महसूस करते हैं? हमारी 5 इंद्रियों के जरिए। हमारी 5 सेंसेस हैं, ये डेटा रिसीव करते हैं। डेटा रिसीव करने के बाद ये 5 सेंसेस आपके कॉन्शियस माइंड को इनका आभास कराती हैं। कॉन्शियसली देखते हैं आप सबसे पहले चीज़ें, कॉन्शियसली सुनते हैं, समझते हैं, कॉन्शियस माइंड को एहसास कराती हैं। फिर एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं कॉन्शियस फिल्टर या कॉन्शियस बैरियर, जिसको क्रिटिकल माइंड भी कहा जाता है। वो ये तय करता है कि ये इन्फॉर्मेशन अंदर जानी चाहिए या बाहर की बाहर अवॉइड हो जानी चाहिए। जैसे कि कोई चीज़ अगर खतरे की है तो वो तुरंत एनालाइज करेगा उसको क्रिटिकल माइंड से गुजारते हुए और आपके फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स को ट्रिगर कर देगा। कोई चीज़ अगर अच्छी है तो वो आपके इमोशंस को ट्रिगर कर देगा। कोई चीज़ अगर सैड है तो वो आपके उससे रिलेटेड एसोसिएटेड मेमोरीज को ट्रिगर कर देगा। तो अंदर जो है, सबसे पहला तो है आपका
कॉन्शियस माइंड जो जिसका काम है थिंकिंग, प्लानिंग, एनालिसिस, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ये करना। फिर आता है आपका असली खजाना जो है आपका सबकॉन्शियस माइंड, जिसके पास इमोशंस हैं, जिसके पास आपकी मेमोरीज हैं, जिसके पास आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के रीजंस और उसकी पावर है, इंट्यूशन है, जिसके पास आपकी हैबिट्स, एडिक्शन पैटर्न्स, रिलेशनशिप पैटर्न्स, डेवलपमेंटल स्टेजेस, ये सब आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो हम नहीं चला रहे हैं, जैसे सांस हम नहीं चला रहे हैं कॉन्शियसली, ऑटोमेशन चल रही है, तो वो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है जो आपको जिंदा रखे हुए है। तो जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन अंदर जाएगी वो क्रिटिकल फिल्टर से ये तय होगा कि ये सर्वाइवल वाला मामला है, ये सबकॉन्शियस का मामला है, या ये कॉन्शियस का है। कॉन्शियस का मामला होगा जैसे गाड़ी पार्किंग में यानी लगाना, वो गेटवे है, Yes. यहाँ से वो डाइवर्ट करता है या भेजना कहाँ है। यस। अब इसमें भी एक कमाल है कि दिमाग लेजी है। दिमाग हर चीज को ऑटो पायलट मोड पे डाल के छोड़ देता है और खुद साइड हो जाता है, और हम कहते हैं कि ये आदत पड़ गई है। सोचिए अगर दिमाग ऐसा ना करे तो हम चलना कभी ना सीख पाए। जब 8 से 10 महीने का बच्चा खड़े होने का रोज प्रयास करता है, जिस दिन खड़ा हो जाता है तो 2 4 5 10 दिन के बाद वो गिरता नहीं है आसानी से, उठ तुरंत जाता है। दिमाग ने वो पैटर्न पकड़ लिया, बॉडी बैलेंस बनाना सीख गई, दिमाग को समझ में आ गया। अब दिमाग ने कहा ठीक है तुम्हें खड़ा कर दिया है, अब चलो अपना काम करो। अब दिमाग एटलीस्ट खड़े होने में एफर्ट नहीं डालेगा। जैसे आज आप गाड़ी चलाते हैं, जब लाइफ में पहली बार गाड़ी चलाई थी तो कितनी सारी इन्फॉर्मेशन दिमाग में जा रही थी, और आज गाड़ी ऑटो पायलट मोड पे चलती है। आप फ़ोन पे बात भी कर लेते हैं, गाना भी सुन लेते हैं, आप दाएं बाएं भी देख लेते हैं, आप हर चीज़ कर ऑटो पायलट मोड पे गाड़ी चल रही है। यानी अब बॉडी गाड़ी चला रही है, दिमाग का इन्वॉल्वमेंट सिर्फ इतना है, जब बात सर्वाइवल पे आएगी तब वो खड़ा हो जाएगा, वरना नहीं। तो दिमाग बड़ा चालाक है, वो हमें आदतों में बांध के या बॉडी पे डाल के खुद साइड हो जाता है। एक हिप्नोटिस्ट उस आदत को तोड़ने के लिए दिमाग को वापस पकड़ के लाता है और कहता है देख दोस्त ये प्रॉब्लम है, इसको ऐसे करने के बजाय हम ऐसे करेंगे, इस पे काम कर। और फिर जो वो नया बिहेवियर है वो हम उसे आंख बंद करके इतनी बार महसूस कराते हैं कि वो उसकी रियलिटी का पार्ट बनना शुरू हो जाता है। जो काम उसको 21 दिन में न्यूरोप्लास्टिसिटी के थ्रू मिलना था, वो 1 सेशन, 3 सेशन, 5 सेशन में 20 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट में, जैसे उस बच्ची के साथ हुआ, इंस्टेंटली 20 मिनट, 15 मिनट में हो सकता है कि वो 15 मिनट में भी कोई सेशन इतना सक्सेसफुल हो जाए किसी का, और हो सकता है 4-5 सेशन लगे। लेकिन जो काम 21 दिन में वो खुद से करने वाला था, एक हिप्नोटिस्ट इसको इतना क्विक बना देता है कि उसकी लाइफ में वो चेंजेस तुरंत आने लगते हैं। ग्रेट 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 सर। सो एज पर यू स्टडी या एज पर हिप्नोसिस जो बोलता है, या तो कोई भी मेमोरी फिर कमज़ोर या तेज़ नहीं है, सब ट्रेंड नहीं। और अनट्रेंड है फिर तो। यस, बिल्कुल सही बात है। हमारा दिमाग, मैं इसको ऐसे बोलता हूँ, हमारा दिमाग कुछ नहीं भूलता है, बस याद नहीं कर पाता है कभी कभी। तो क्या याद कराया जा सकता है टेक्निक से? हाँ, कुछ चीज़ों, कुछ इन्फॉर्मेशन को हम रिकॉल कर सकते हैं। कुछ अपने आप ऑटोमेटिकली रिकॉल होती हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ से बाहर निकलें और आपको एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दे, आप कुछ सेकंड उस पर गौर करके अगर उससे रिलेटेड डेटा है और वो फ्रंट ड्रॉअर में कहीं पड़ा है तो दिमाग तुरंत कहेगा अरे यार इनसे तो वहाँ मिले थे ना, हाँ, कहीं देखा है, कहीं देखा है। देखा या है। आपको कोई आके बोले कि यार पहचाना नहीं, 4th क्लास में साथ पढ़ते थे, और जैसे ही आप उसको पहचान गए तो तुरंत आपकी यादों की अलमारी में से 4th क्लास की ड्रॉअर खुलेगी और सारी पुरानी बातें आपको याद आने लगेंगी। तो ये याद कराया जा सकता है, लेकिन 100% रिजल्ट नहीं आ सकते हैं। पर हाँ, हम बहुत केसेस में कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ रख के कहीं भूल गया है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट किसी का नहीं मिल रहा है, तो हिप्नोसिस के कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं रिसर्चर्स ने, मैंने भी किए हैं, कि अगर वो इन्फॉर्मेशन कहीं है दिमाग में, रजिस्टर होना ज़रूरी है। अगर रजिस्टर हुई है तो देयर आर चांसेस कि वो उसको याद आ जाएगी। हाँ, यानी कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। तो सर जो हिप्नोसिस में आपने बताया है, यही सेम NLP भी कहता है। यस। क्या NLP का ये अंग है, कोई पार्ट है हिप्नोसिस, या एक अलग पार्ट है ये? NLP हिप्नोसिस का पार्ट है, हिप्नोसिस मदर टर्म है। ओके। क्योंकि NLP को जिसने डिज़ाइन किया वो 2 लोग थे, एक मैथमेटिशियन था और एक दे वर वर्किंग ऑन कंप्यूटर प्रोजेक्ट्स। रिचर्ड बैंडलर उनमें से जो थे, उन 2 लोगों में से रिचर्ड बैंडलर खुद एक हिप्नोटिस्ट रहे हैं,
और एनएलपी में जो मेटा मॉडलिंग पढ़ाई जाती है उसको कहते हैं मेटा मॉडल। एक बड़ा फेमस मेटा मॉडल है एनएलपी का, मिल्टन एरिक्सन मॉडल। मिल्टन एरिक्सन इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न हिप्नोसिस। तो एनएलपी हिप्नोसिस, आप समझिए कि हिप्नोसिस गन है, एनएलपी बुलेट है। अगर आप सही गन से बुलेट शूट करेंगे तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट लाएगी। ओह ग्रेट। तो एनएलपी सोलो अपने आप में अच्छी एक हीलिंग है, क्योंकि ये क्विक है, फास्ट है। हिप्नोसिस, अगर हिप्नोटिक स्टेट में एनएलपी के पैटर्न्स या उसके ट्रिक्स को यूज़ किया जाए तो कई गुना रिजल्ट बढ़ जाता है। एनएलपी एंकरिंग एंड रेपिटेशन पे बेस्ड है। जैसे मैं अगर आपको कॉन्फिडेंस फील कराना चाहता हूँ तो मैं आपको बोलूँगा कि आंखें बंद करो और कोई कॉन्फिडेंट मेमोरी के बारे में सोचो। फिर मैं आपको उस मेमोरी से एसोसिएट करूँगा। कैसे? आपको बोलूँगा कि देखो वहाँ क्या हुआ था, सुनो किन किन लोगों ने क्या क्या कॉम्प्लीमेंट दिए थे उस सिचुएशन में, बॉडी में महसूस करो क्या आपको महसूस हो रहा है, कैसे दिख रहे थे उस दिन आप, कैसे कपड़े पहने थे, कौन सी जगह थी। तो मैं आपको उस मेमोरी में वापस ले जाके एसोसिएट करके और फिर कहूँगा कि अब इस फीलिंग को एक नाम दे दो। अब आपने एक ट्रिगर वर्ड बना लिया, और जब आप फ्यूचर में वापस से उस ट्रिगर वर्ड को यूज़ करोगे तो आप सेम फीलिंग महसूस करोगे। तो लेकिन एनएलपी के थ्रू अगर मुझे ये करना है तो मुझे कम से कम 8 से 10 बार इस प्रोसेस को रिपीट करना पड़ेगा। हिप्नोसिस में क्या है, अगर मैं आपको एक रिसेप्टिव स्टेट में ले गया हूँ तो मैं जैसा बोलूँगा इंस्टेंटली आपको फील होगा। तो हिप्नोसिस इज फास्टर, स्ट्रॉन्गर। एनएलपी इज ऑल्सो फास्टर एंड स्ट्रॉन्गर, बट दोनों अपने अपने वे में स्ट्रॉन्ग है। बट हाँ, मदर टर्म जो है वो हिप्नोसिस है, एनएलपी उसका पार्ट है। ग्रेट। क्या कुछ कर सकते हैं अभी आप? चलिए, मैंने जैसे अभी आपको एक एग्जांपल दिया, हम इसी पे बात कर लेते हैं। प्लीज। तो एक काम करते हैं, अपनी आंखें बंद कीजिए आप। हम अब एक सेकंड पहले आप आंखें खोल के मेरी तरफ देखिए। अभी इस प्रोसेस में ना मैं आपको कहूँगा, जब मैं कहूँगा कि आपको अपना ईयर लोब को पिंच करना है, जब मैं कहूँगा तब, ओके। ठीक है? आपको जेंटली इसको पिंच करना है बस। क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रेथ एंड आउट। और जैसे जैसे आप सांस बाहर ले जा रहे हैं, अपने शरीर को एकदम शांत होता हुआ महसूस कीजिए और देखिए कि बॉडी के साथ सारा, सांसों के साथ सारा तनाव बाहर जा रहा है और धीरे धीरे आप एकदम रिलैक्स और लूज होते जा रहे हैं। अब इमेजिन कीजिए कि जो कुर्सी है ये एक टाइम मशीन है और ये टाइम मशीन आपको पास्ट में कहीं लेके जा रही है। तो अब मैं चाहता हूँ कि आप एक ऐसी मोमेंट के बारे में सोचें, एक ऐसे लम्हे के बारे में सोचें जब आपने लाइफ में कुछ बड़ा गोल अचीव किया, जब आपको लगा यार ये कुछ बढ़िया हो गया। हो सकता है आपका पहला सेटअप, पहला स्टूडियो, आपकी पहली सैलरी, कुछ भी हो सकता है। जस्ट थिंक अबाउट दैट मोमेंट। वहाँ पे उस सिचुएशन के साथ जुड़ जाइए। देखिए वहाँ कौन कौन लोग थे, आप कहाँ बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, खड़े हैं, चल रहे हैं, क्या कपड़े पहने हैं आपने, और उस वक्त जो फीलिंग आ रही थी उस फीलिंग को महसूस कीजिए। उस वक्त आपके अंदर आपके प्रति सेल्फ टॉक क्या चल रही थी उसको फिर से महसूस कीजिए। और अब इस फीलिंग को मैं 1 से लेकर 5 तक की गिनती गिनूंगा। इस फीलिंग को एक वर्ड दीजिए, इस फीलिंग को एक नाम दीजिए, और जैसे आप उसको एक नाम दे देंगे तो मुझे हाँ में सिर हिला के बताइएगा। और अब इस वर्ड को अपने मन में बार बार रिपीट कीजिए। मैं 1 से लेकर 5 तक गिनती गिनूंगा। महसूस कीजिए कि हर बढ़ती हुई गिनती के साथ ये फीलिंग और ज़्यादा बढ़ रही है। 1, 2, 3, स्ट्रॉन्गर हो रही है, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और ज़्यादा पावरफुल हो रही है। 4, 5। अब अपना कान हल्का सा पिंच कीजिए। दैट्स राइट, ओपन योर आइज। अपना फ़ोन नंबर मुझे, आपकी गाड़ी का नंबर मुझे उल्टा बता सकते हैं आप? गाड़ी का नंबर याद नहीं होगा सर। फ़ोन। अच्छा, फ़ोन नंबर के लास्ट के 3-4 डिजिट उल्टे बता सकते हैं? हाँ। बताइए। 8466। ओके, दैट्स वेरी गुड। ऑलराइट, अब आंखें बंद कीजिए एक बार अपनी। फिर से अपने कान को एक बार टच कीजिए और उस वर्ड को रिपीट कीजिए अपने मन में। कान को टच करके रखिए और उस वर्ड को रिपीट कीजिए। ओल्ड पीछे नहीं से। नहीं नहीं नहीं, जो वर्ड आपने उस फीलिंग को दिया था, अभी हाँ, हमने जो हाँ, फीलिंग को एक हाँ। नाम दिया था, उस नाम को रिपीट कीजिए अपने मन में बार बार।
ओपन योर आइज। तो अब मुझे ये बताइए कि पहले हमें इस फीलिंग को एक्सेस करने में लगे लगभग 2 से 3 मिनट, लेकिन अब जैसे ही आप ट्रिगर को ऐसे एक्टिवेट करेंगे और उस वर्ड को बोलेंगे, यू विल स्टार्ट फीलिंग द सेम इमोशन अगेन। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई स्टेज पे जाने से पहले कोई वर्ड चिल्लाता है, या कोई अपना कोई पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले कोई मंत्र चैंट करता है, या कोई काम करने से पहले कोई जो भी उनके अपने अपने तो अभी ये जो कॉन्फिडेंस हमने जो फील किया, जब भी आपको कभी भी स्टेज पे जाना हो, कभी ऐसा लगे कि मुझे यहाँ एक्टिव होने की ज़रूरत है, कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, तो आप अपनी उस विनिंग मोमेंट को, उस इमोशन को, उस सारी अचीवमेंट को 1 सेकंड में इस वर्ड से और इस टच से रिगेन कर सकते हैं। ये एक ट्रिगर बन गया। ये है एक फिजिकल एंकर। ओके। ये एक एंकर बन गया, प्लस वो वर्ड एक इमोशनल ट्रिगर बन गया। तो अब जैसे ही आप ऐसे करके और उस फीलिंग, उस वर्ड को रिपीट करेंगे, यू विल स्टार्ट फीलिंग अगेन। बाय द वे, क्या सिचुएशन थी जिसके बारे में आप महसूस कर रहे थे, क्या सोच रहे थे, कौन सा मोमेंट आपको याद आया था? जब मैंने अपना फर्स्ट सेकंड हैंड बाइक लिया था। सी, कमाल की बात है। तो वो जो इमोशन है, आज आप उसके बारे में सोचते हैं तो आज भी आपको वो एक फील आता है कि मैंने कुछ करना स्टार्ट किया था लाइफ में। मतलब क्या एज रही होगी आपकी उस वक्त? मेरी थी सर कुछ 22 के आसपास। 22 के आसपास थी। अच्छा, आपकी इस जर्नी में आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत सारी अलग अलग लोगों से मिले, तो सबसे ज़्यादा क्या आपको किस तरीके की चीज़ों ने आपको लोगों से मिलने में, या किताबें पढ़ने में, या प्रैक्टिकल कुछ करने में, किसने सबसे ज़्यादा हेल्प किया आपको कि वहाँ उस सेकेंड हैंड बाइक ख़रीदने को सेलिब्रेशन समझने से लेके यहाँ तक की जर्नी में सबसे ज़्यादा किस चीज़ ने आपको? हमेशा मेरे जो मेंटोर या गुरु रहे हैं, मतलब गुरुओं के साथ में ज़्यादा कनेक्ट रहा हूँ। मतलब हमेशा अपने को वैलिडेट करना, वैलिडेशन करना, और अपने को स्टेप बाय स्टेप, टाइम टू टाइम चेक करना। वेरी गुड। आपकी आप किताबें पढ़ते हैं, आपकी फेवरेट बुक आपसे जब बात हुई थी आपने बताया था यू कैन विन। हाँ, यू कैन विन। तो मैंने आपको कहा था कि यू कैन विन में से उस किताब को अपने दिमाग में लाइए, और उसकी कोई एक ऐसी कोट जो जिसने आपकी लाइफ को बदला लिखा हो, है मैंने। तो आपके दिमाग में है वो, राइट? एक बार मेरी तरफ देखिए और उस सेम कोट को अपने दिमाग में रिपीट कीजिए एक बार। ये बहुत ही पॉपुलर कोट है। इनफैक्ट ये मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि मैं भी इस कोट से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ। मैं इसको बड़ा हो जाएगा, मैं ऐसे वर्बली बता देता हूँ मुझे इस वक्त जो महसूस हो रहा है। आप शिव खेड़ा की बहुत ही पॉपुलर कोट अपने दिमाग में इस वक्त रिपीट कर रहे हैं, और वो कोट है कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। 100%। राइट। अब देखिए कि ये जो इमोशन इस वक्त आपको उस कोट से महसूस होता होगा, वो इमोशन अगर आप एक बार बार उसको रिपीट करें और एक ट्रिगर से कनेक्ट कर लें, तो फ्यूचर में जब भी आपको सेम स्टेट पैदा करनी है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आंखें बंद करेंगे, टच करेंगे, टच करेंगे, टच करेंगे, और उस वर्ड को रिपीट करेंगे, यू स्टार्ट फीलिंग सेम इमोशन। तो दिस इज़ हाउ हम हिप्नोसिस के थ्रू इमोशंस को बढ़ा के हील कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को रिमूव कर सकते हैं। अब आता है इसमें माइंड रीडिंग वाला पार्ट, जिसका हिप्नोसिस से कोई लेना देना नहीं है। सर, ऑन कैमरा आपने कहाँ पे रीड किया कि मैंने क्या बोला अंदर सर? बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए क्या होता है ना कि जब हम किसी के साथ कनेक्ट होते हैं, उससे उसके बारे में जब जानना शुरू करते हैं, तो हो सकता है कि मैं आपके बारे में बाकी चीज़ें 100% ना बता पाऊँ। लेकिन जब मैंने आपको बोला कि पास्ट में जाओ और एक इमोशन को महसूस करो, तभी मैंने आपसे ये पूछा कि आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन किसका रहा? आपने कहा गुरुओं का, मेंटोर्स का। जैसा उन्होंने कहा वही मैंने उसको फॉलो किया। तो फिर एकदम से मुझे क्लिक हुई ये बात कि गुरु और मेंटोर सिर्फ वही नहीं है जो फिजिकल फॉर्म में आपके सामने है। राइट। तो जैसे मैं आपसे एक बार पहले भी मिल चुका हूँ, तो इस आपसे मिलके मैं ये समझ पाता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत ज़्यादा चाहिए कि लाइफ में ये करना है मुझे समाज के लिए। जैसे हमारी लास्ट टाइम जब बात हुई थी, जब मैं आपसे मिला था, तो उस कॉन्वर्सेशन से मुझे ये अंदाज़ा हुआ था कि आप सोसाइटी में, जैसे आपने मुझे कहा था कि प्रेमानंद महाराज जी जो हैं, आप देखिए कि उनका प्रभाव कितना है कि ये जनरेशन फिर से जो है धर्म की तरफ आ रही है, और बच्चे फिर से वो सब चीज़ें करने लगे हैं,
भागवत गीता पढ़ने लगे हैं, उनके उनके प्रवचन से इतना प्रभाव आ रहा है कि लोग नशा छोड़ रहे हैं। तो उससे मुझे ये बात आपके बारे में पता लगती है कि आप कल्चर को रोक के रखने वाले इंसान हैं। आपको चाहिए कि कल्चर हमारा बचे, राइट, वो फाउंडेशन रहे, वो आपकी और फिर आपके अटायर से समझ में आता है, आपकी भाषा शैली से समझ में आता है कि आप जड़ों से जुड़े हुए इंसान रहना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि आप कितना भी ग्रो करें लेकिन आप अपनी जड़ों से जुड़े रहें। जैसे आपके ऑफिस का सेटअप है, उसमें किताबें हैं, किताबों का बैकग्राउंड आपने यूज़ किया, तो उससे मुझे समझ में आता है कि आप किताब पढ़ना, या आप चाहते हैं कि लोग उस पुरातन ज्ञान को वापस लेके आए, राइट। और जैसे अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं समझ रहा हूँ, जब मैंने आपको ये कहा था कि अगर आपके पास एक कल्प वृक्ष हो, या आपके पास एक ऐसा अलादीन का चिराग हो जिससे आप इच्छा पूरी कर पाएँ या आप समाज के लिए कुछ कर पाएँ, तो मैं अगर सही समझ पा रहा हूँ आपको, तो शायद जितनी प्रबल ये इच्छा है आपकी उतनी कोई भी नहीं है कि आप समाज को वापस से उस कल्चर की तरफ ले जाना चाहते हैं। जब माँ बाप की रिस्पेक्ट वही थी, जब बच्चे माँ बाप की बातों को वैल्यू देते थे, जब दुर्व्यसनों में ज़्यादा नहीं फंसे थे, स्पेसिफिकली वो जो 70s 80s 90s की जो जनरेशन है, उन हम लोगों ने जो जिया है, आप चाहते हैं कि यार वर्ल्ड में वो चीज़ फिर से एस्टैब्लिश हो या बच्चे उस चीज़ को सीखें। Am I right? 100% सर। See, so it's easy to read people when you connect with them personally. एंड इट्स मैजिक फॉर, मतलब वो पर्ची मेरे जेब में है अभी, वो मेरे जेब में है, और आपने एग्जैक्ट बोला है, मतलब विद फीलिंग आपने उसको एलिब्रेट किया है। तो बस ये ऐसा है जैसे आप अपने फील्ड के महारथी हैं, आप क्रिएटर्स के लिए जो कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि एक क्रिएटर जिसके पास बहुत अच्छा ज्ञान है, मैं उसको टेक्नोलॉजी दे दूं ताकि वो वर्ल्ड वाइड अपना ज्ञान पहुंचा सके। यानी आप अपनी फील्ड के इमोशंस को जैसे महसूस कर पाते हैं कि यार ये ज्ञान अगर इसके पास है और ये दुनिया तक पहुंच जाए तो मैं ऐसे में क्या कर सकता हूँ, मैं फैसिलिटेट कर सकता हूँ इसको अपनी टेक्नोलॉजी से। तो आप उस फील्ड में जितने एक्सपर्ट हैं, आप आसानी से उनके पेन प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं। ये मेरा अपना एक्सपर्टीज़ है, लोगों के साथ कनेक्ट कैसे होना है, लोगों के इमोशंस को समझना कैसे। आपने इसको जो मास्टर किया है सर, इवन मैं इसका एप्लीकेशन सोच रहा हूँ कि कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट हो सकता है। मैं कंपनी रन करता हूँ, इतने सारे लोग हैं, अगर हिप्नोसिस मैं सीख जाऊँ सो एटलीस्ट मेरा माइंड अलर्ट मोड में रहेगा हमेशा। एक चेकलिस्ट एक माइंड में बन जाएगा। सो रिकॉग्नाइज करना दिमाग, ठीक है, सेल्फ वर्दीनेस नहीं होगा, सेल्फ डाउट नहीं होगा, सब कुछ डेटा होगा, सब कुछ नंबर होगा, सब कुछ ब्लैक एंड वाइट में होगा लाइफ में, आई थिंक। और मैं अगर अपने एम्प्लॉयज़ को ये करवा दूँ, वर्कशॉप करवा दूँ, ना सिखवाऊँ, तो भी उनके बहुत सारे बिलीफ सिस्टम है। जैसे मान लीजिए कि मेरा फ्राइडे को सेल्स नहीं आता, मैं ये काला कपड़ा पहनता तो ये नहीं होता, कभी ये भी बिलीफ सिस्टम है। ये बिल्कुल 100% बिलीफ सिस्टम है। इसीलिए आप देखिए कि कोई इंसान, फॉर एग्जांपल हमारे कल्चर में अगर किसी को चिकन पॉक्स हो जाता है, जो हिंदू रिलीजन में, तो हम गांव देहात में माता जी हैं, माता का प्रकोप है, और 7-8 दिन को घर पे रखना है, घर में छौंका नहीं लगाना है, और नीम के पत्ते लगा देते हैं, नहाना नहीं है, रेस्ट करना है। लेकिन सेम यही चिकन पॉक्स अगर किसी यूएस में किसी को हो जाता है और जिनको पता ही नहीं है कि इसका कोई और तरीका भी है, तो दे गो एंड दे टेक मेडिसिन्स, राइट। लेकिन हम अपने बिलीफ सिस्टम की वजह से ठीक हो जाते हैं, उस इन्फेक्शन से, उससे बाहर आ जाते हैं। अच्छा सर, दिमाग को कभी कभी जैसे मैं समझने की कोशिश करता हूँ, जब यहाँ पे हमने सुंदरकांड करवाया था, सो एक माहौल बना था, उस समय बॉडी में एक अलग एनर्जी थी, एक अलग एक्टिविटीज़ थी, ये पूरा ऑफिस ही अलग लग रहा था। मतलब क्या ऐसा हो जाता है कि उन सुगंध में, उन मंत्रों में ऐसा क्या दिमाग को ट्रिगर मिल जाता है जो वो एक अलग लेवल, मतलब आप इतने भावात्मक हो जाते हैं, इतना भाव आपके अंदर ही प्रकट हो जाता है कि आपको लगता है यार ये सब क्या है, मतलब ये सत्य है और मैं क्या कर रहा हूँ, सब मोह माया है। जैसे कंप्यूटर में आप लोग कोडिंग करते हैं, हाँ, और उसके बाद आप एक मास्टर कोड बना देते हैं और ऑटोमेशन पे डाल देते हैं कि जैसे ही मैं ये कमांड दूंगा ये सब कुछ ऑटोमेट होता चला जाएगा, यहाँ से ये आएगा, फिर यहाँ से ये स्टेप आएगा, यहाँ से आपने पूरी मेहनत की और उसके बाद एक मास्टर कोड बना दिया उसका कि जैसे ही ये एक्टिवेट किया उसके तुरंत बाद सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिकली होता चला गया। ऐसे ही हमारा दिमाग हमारे साथ करता है, वो इन्फॉर्मेशन को व्यक्ति, स्थान, इमोशंस के हिसाब से कैटेगराइज करके रखता है। जैसे जब भी हम मंदिर जाते हैं तो
तो हम अपने आप ऑटोमेटिकली हमारे अंदर चेंजेस होता हुआ महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि माइंड को मैसेज मिलता है कि तुम एक धार्मिक जगह पे हो, और बचपन में जो फीडिंग हुई है, धर्म स्थानों पे जाने के बाद कैसा बिहेव करना है, गुरुजी से कैसे बात करनी है, ईश्वर के सामने कैसे प्रार्थना करनी है, जिसकी जो कोडिंग हुई है उसका वही होगा। हरिद्वार 2 तरीके के लोग जाते हैं। एक वो जो कहते हैं हरिद्वार चलेंगे, गाड़ी में रखते हैं 2 बियर की पेटी, शराब वराब, और अपना वहाँ जाके शराब पीते हैं, नहाते हैं, फिर होटल में आके शराब पीते हैं। हरिद्वार वो भी जाते हैं जो कहते हैं कि यहाँ से पैदल यात्रा करते हुए जाऊँगा, पैदल यात्रा करते हुए आऊँगा। वो भी जाते हैं नीलकंठ जो कहते हैं मैं दंडवत यात्रा करूँगा, लेटूंगा और उठूँगा। और फिर वो भी जाते हैं जो कहते हैं कि बस जाओ एक कमरे में बैठो आराम से, बस शराब वराब पियेंगे, जुआ सट्टा खेलेंगे, 3-4 दिन में वापस आ जाएंगे टेंशन फ्री। इन चारों में जो अंतर है वो ये है, जिसका हरिद्वार या ईश्वर के प्रति जो फीडिंग हुई है वही एक्टिवेट होगी। तो आपकी जो सुंदरकांड या ईश्वर के प्रति या धर्म के प्रति जो कोडिंग एंड जो फीडिंग हुई है, जैसे ही उससे रिलेटेड कुछ भी ट्रिगर होता है, आपकी पूरी कोडिंग एक्टिवेट हो जाती है। तो हिप्नोसिस से आप किसी वीक रिलेशन को भी क्या स्ट्रांग हो सकता है? भाई भाई का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, बिल्कुल। जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, मतलब अगर ट्रिगर से चीज़ें चल रही हैं, जैसे मैं दुबई गया तो पूरे दुबई में एक स्मेल था, पूरे मॉल में जाओ, होटल में जाओ, कहीं पर भी जाओ। तो जब मैं यहाँ आया, वो स्मेल जब भी मुझे कहीं टकराता है तुरंत दुबई पहुंचा देता है सीधा मैं आपके दुबई। दिमाग को। मैं फर्स्ट टाइम मुंबई गया था, तो मुंबई कुर्ला स्टेशन जब मैं उतरा, मैं 8th में था, तो ऑटो रिक्शा में एक सुगंध था नालों का, कि कुर्ला के आसपास पूरा नाला है, तो वो नालों का सुगंध। फिर वहाँ चौल में रहते थे, तो जब हम जाते थे वॉशरूम के लिए, तो मतलब कॉमन वॉशरूम, एक वहाँ का स्मेल। तो जब भी आज कभी वॉशरूम जाना होता है स्ट्रीट टाइप में जहाँ गवर्नमेंट के बने हुए हैं, वो स्मेल जैसे ही आता है वो तुरंत मुझे मुंबई लेके जाता है। और जैसे ही गटर का, जैसे पटना गया था मैं अभी, वो गटर का आया, तुरंत मुझे वो कुर्ला उसी ऑटो में बैठा दिया, और मेरे सामने दिख रहा है कि गदर का वो पोस्टर लगा हुआ है, और मैं ऑटो से जा रहा हूँ अपने दुकान पे। राइट। सो स्मेल भी क्या एक मेमोरी है सर? 5 सेंसेस हैं हमारी। ओके। हमारी हर एक सेंस एक इमोशन को ट्रिगर कर सकती है। ये जो अभी आप महसूस कर रहे हो, एनएलपी या हिप्नोसिस में इसको बोलते हैं एंकर। ये एंकरिंग हुई है आपकी। जो आपने ये किया था, हमने काइनेस्थेटिक एंकर किया, हमने टच को एंकर बनाया और आवाज़ को, ऑडियो को एंकर बनाया। स्मेल भी एक बहुत नहीं, सबसे ज़्यादा 5 में सबसे स्ट्रॉन्ग एंकर होता है स्मेल। क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं, हमारी नाक बिल्कुल परफेक्ट चल रही होती है, विज़न हमें 1-2 महीने बाद आना स्टार्ट होता है। बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं उनको दिखता नहीं है, 10-20 दिन, 30 दिन, 40 दिन बाद दिखना स्टार्ट होता है। आवाज़, सिर्फ आवाज़ें होती हैं, उनके मतलब नहीं पता होते हैं। टच, हम सिर्फ टेम्परेचर तक ही सीमित होते हैं कि हमारी माँ ने हमें गोद में रखा हुआ है। स्मेल, हमें हमारी माँ की जो स्मेल आती है, उनकी जो फेरोमोन्स की खुशबू आती है, या फैमिली के जो फेरोमोन्स की खुशबू आती है, तो हम सबसे पहले स्मेल से एक्टिवेट होते हैं। क्योंकि स्मेल सिर्फ स्मेल नहीं है, सांस सिर्फ सांस नहीं हो, प्राण भी है, उसी से जीवन आ रहा है और जीवन जा रहा है। तो स्मेल एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंकर है। तो आप देखिए कि आपको भले ही अपना पहला प्यार याद ना हो, लेकिन अगर कोई ऐसी, जैसे अभी आपने ये स्मेल का एक एंकर बताया, अगर उस जैसा किसी ने परफ्यूम लगाया हो तुरंत आपको वो सब याद आएगा एक साथ। तो स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग एंकर है। ये एक एक्सपेरिमेंट मैं बच्चों के साथ कई बार करता हूँ जो विद्यार्थी एग्ज़ाम देने जाते हैं। अगर मान लेते हैं किसी विद्यार्थी को मैथ्स की परीक्षा से डर लगता है, तो और उसको इंग्लिश उसका फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मैं उसकी आंखें बंद करके उसे कहता हूँ कि सोचो तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो, उसको महसूस करो इंग्लिश तुम्हें कैसा फीलिंग क्रिएट करती है। अब उसके अंदर इंग्लिश को पढ़ते हुए जो फीलिंग आ रही है, अब मैं कहता हूँ कि सेम फीलिंग को एक एंकर बना लो। फॉर एग्जांपल इंग्लिश की एक इमोशन है, कॉन्फिडेंट, एक एंकर बना लिया। ओके, आंखें खोलो, आंखें बंद करो, मैथ के बारे में सोचो, तुम्हें कितना डर लगता है, कैसा महसूस होता है। अब ये मैथ का एक एंकर बना लिया हमने। अब 3-3, 4-4 बार इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। एक इंग्लिश का एंकर हो गया, एक मैथ का एंकर हो गया। फिर हम बोलेंगे कि अब इस फीलिंग को यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर दो। अब मैं इस एंकर को छोड़ दूंगा और इंग्लिश की फीलिंग को मैथ की फीलिंग में हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये अभी तक कल्पना में चल रहा है सब कुछ।
फिर इसके साथ मैं क्या करता हूँ, मैं इसके साथ उसे एक खुशबू महसूस कराता हूँ। धीरे से एक इत्र खोला, उसके पास लेके गया और कहा, अब इस फीलिंग को महसूस करो, टेक अ डीप ब्रेथ। अब क्या हुआ है, जब जब वो उस इत्र की खुशबू को सूंघेगा, उसको वो कॉन्फिडेंट मोमेंट या वो कॉन्फिडेंस महसूस होगा जो अभी हमने फीलिंग क्रिएट करते हुए किया था। तो अब उसके पास 3 एंकर हो गए। पहला टच एंकर हो गया, दूसरा उसने जो वर्ड बनाया वो हो गया, तीसरा मैंने उसमें एक खुशबू ऐड कर दी। अब मैं बोलता हूँ, जब तुम एग्ज़ाम देने जाओगे, स्पेसिफिकली मैथ का, पेपर स्टार्ट होने से पहले तुम्हें ये इत्र को या इसको लगा के जाना, इसको स्मेल करना है और उस वर्ड को अपने मन में 3 या 5 बार रिपीट करना है और टच करना है। अचानक से आप देखोगे कि आपके अंदर वही कॉन्फिडेंस, वही जो इंग्लिश पढ़ते हुए फीलिंग आती है, वो अपने आप डेवलप होने लगेगी। जैसे आपने बताया कि ज़रा सी भी स्मेल अगर उसके आसपास की होती है तो आप कहीं भी हों, आप तुरंत कुर्ला पहुंच जाते हैं या दुबई पहुंच जाते हैं। मतलब अब वो जो मेरी अपनी फीलिंग थी, आज उसको साइंटिफिक तरीके हाँ। से आप प्रूव कर रहे हो। और आज मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि बड़े बड़े रिश्ते, बड़े बड़े गैप्स को आप कोऑर्डिनेशन के थ्रू, मतलब आपने ये 3 को कोऑर्डिनेट कर दिया और किसी एक से वो ट्रिगर उसको मिल रहा है। सिंपल एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। अगर कभी मेरे पास कपल काउंसलिंग के लिए आते हैं ना, उनकी ये बन अब अभी भारत की बहुत बड़ी समस्या है बहुत सर बड़ी ये। समस्या है, उनकी बन नहीं रही है, एक दूसरे की शक्ल देख के गुस्सा आता है, चिड़चिड़ होती है, ये भी एंकरिंग है। मैं रीज़न बताता हूँ आपका। हस्बैंड पूरे दिन की ऑफिस की फ्रस्ट्रेशन में घर पहुँचता है, हाँ, पहुँचते ही ज़्यादातर चांसेस हैं कि वो पहली शक्ल या उस अवस्था में, उस मानसिक अवस्था में वो बीवी से या तो बात कर रहा है या उसके सामने जाके बैठा है। वही करना, मतलब एक क्योंकि घर में है घर तो में हाँ, वही है। हाँ। आदमी आज खुश मिजाज है, लेकिन बीवी किसी वजह से परेशान है। उसके पास भी एक ही पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन है कि इनको बताऊंगी सारी प्रॉब्लम। तो एक दूसरे पे जब प्यार आता है, वो धीरे धीरे बताना ख़त्म कर देते हैं, लेकिन गुस्सा, दुख, तनाव वो बराबर बताते रहते हैं। अभी हुआ है तो अभी कॉल करके बताना है। क्या बात है। लेकिन प्यार वो शुरू के 1 साल में बता लिया जितना बताना था, अब सिर्फ हम प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए रह गए हैं। तो होता क्या है, एक दूसरे की शक्ल, एक दूसरे की आवाज़ कैसा एंकर क्रिएट करती है? फ्रस्ट्रेशन, सैड इमोशंस, गुस्सा, क्योंकि एंकर हो गए वो नेगेटिव इमोशन से एक दूसरे के चेहरे। तो जब मेरे सामने आके बैठते हैं तो मैं उनकी आंखें बंद कराता हूँ और कहता हूँ कि पास्ट में जाओ और उन लम्हों को सोचो जब तुम्हें एक दूसरे पे प्यार आया था। फील करो, क्रिएट करो, स्ट्रॉन्ग करो, ओपन योर आइज एंड लुक एट ईच अदर्स फेस फॉर 10 seconds एंड क्लोज योर आइज अगेन। पिक अनदर सिचुएशन, कोई और सिचुएशन पिक करो, फिर से सोचो, फिर से महसूस करो, फिर से जाओ, आंखें खोलो और एक दूसरे का चेहरा देखो। फिर उसके बाद हाथ पकड़ के एक दूसरे का चेहरा देखो। फिर एक दूसरे को कोई 1 या 2 वर्ड से संबोधित करो। तो अब हम क्या कर रहे हैं? हम री एंकरिंग कर रहे हैं उनको गुड इमोशंस के लिए। और ये आपने बिल्कुल सही कहा सर। अभी इवन हस्बैंड वाइफ ही नहीं, ये पता है जैसे कि एम्प्लॉय बॉस, हाँ, अब किसी ने कहा है कि जैसे कि मान लो आपके बारे में किसी को 2 शब्द कहना हो तो लोग यही कहेंगे कि हाँ बहुत अच्छे हिप्नो गुरु हैं, ये है अचीवमेंट। 2 मिनट में या 1 मिनट में अच्छाइयाँ फिनिश। बट एक ले रहा हूँ, मान लो किसी फेमस का कोई कंट्रोवर्सी हो, जैसे बिंद्रा जी का हुआ था, कंट्रोवर्सी हो गया। सो जो लोग उनको गुरु माना करते थे ना, वो भी 1 घंटे की वीडियो बनाए। सो मुझे ऐसा लगा अगर इतना हेट आपके अंदर था तो या तो आप नकली प्यार कर रहे थे या वेट कर रहे थे कोई ऐसा टाइम आए, मोमेंट आए और जहाँ पे मैं करूँ। सो ये पूरी दुनिया ऐसी हो गई सर, या उनका ब्रेन या दिमाग ऐसा ट्रेंड हो गया कि इतना नेगेटिव, इतना जजमेंटल बिलीफ पैटर्न हमने बना रखा है कि हमें चाहिए ही वही नकली चीज़ें। मतलब अभी एक एक्सीडेंट हो जाए, आप देखिए लोग इसलिए देखने जाएंगे कि मरा कैसे है ये, बिल्कुल सही बात, या चोट कहाँ लगा है। कोई टच नहीं करेगा, वो ह्यूमन कनेक्ट तो रहा नहीं, इमोशन तो रहा नहीं, बस लोग देखने जा रहे हैं और उस लेवल की भीड़ होगी पूछो मत। तो आप सबके ऊपर तो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर कि मतलब कई जन्म आपको लेने पड़ेंगे, या आपके जैसे जो हिप्नो कोच हैं, हिप्नो गुरु हैं, NLP कोचेस हैं, मैं सबकी बहुत सम्मान करता हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि आप सब डॉक्टर से बढ़ के हैं। डॉक्टर जो
शॉर्टकट तरीके से हमें ठीक करते हैं। मुझे लगता है हर डॉक्टर को हिप्नोसिस और एनएलपी सीखना चाहिए। अगर यही वो मकसद है, यही वो रीज़न है जिसने पुश किया कोर्स बनाने के लिए, कि मैं अकेला या हम गिनती के 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग, 1,00,000 लोग कितना कर सकते हैं। सारे मीडियम यूज़ किए जाएं, सोशल मीडिया यूज़ किया जाए और अदर प्लेटफॉर्म्स यूज़ किए जाएं और अपने जैसे हिप्नोसिस को सीखने वाले, सिखाने वाले लोग बनाए जाएं। तो क्या कोई सीख के आप जैसा एग्जैक्ट डिट्टो बन सकता है, प्रैक्टिस कर ले तो? मुझसे बढ़िया बनेगा कोई? मुझ जैसा तो शायद मैं ही हूँ, आप जैसे आप हैं। ये तो सबकी अपनी एक यूनिक क्वालिटी है। इनसिक्योरिटीज नहीं आया आपके मन में कोर्स बनाते वक्त? गलती से भी नहीं, ये कभी नहीं महसूस हुआ मुझे मैजिक में भी नहीं होता ये महसूस। रीज़न ये है कि जिस आप प्रोफेशन में हैं, भारत इसको परमानेंट कैरियर नहीं मानता, हाँ, शॉर्टकट मानता है, जुगाड़ मानता है। अब तो रिस्पेक्ट होने लगा जब से सोशल मीडिया आया, नहीं तो लोग बेचारा बोलते थे जादूगर को। हाँ, अगर अच्छा, जादूगर गांव में जो आते थे वो या तो राजस्थानी होते थे या जो स्ट्रीट के होते थे, स्ट्रीट परफॉर्मर्स, वो हाँ। पेट पालन के लिए कुछ ट्रिक सीख लेते थे, राइट। जो वो कुछ नाग लेके या ये सब चीज़ों को लेके वो आया करते थे। एक ओपी शर्मा ने एक बड़े लेवल पे उन्होंने कोशिश किया कि कानपुर से हाँ, ओपी शर्मा कानपुर जी, से, अब तो देहांत हो गया उनका। हाँ, तो उन्होंने बहुत बड़े लेवल पे मंच अगर किसी ने शुरू किया जादूगर के दुनिया में, स्ट्रीट गांव जाके, यहाँ पे जाके मेला में, तो उन्होंने किया, तो लोगों का इंटरेस्ट जग। लेकिन फिर भी लोग आज भी, मतलब पहले मुझे लगता है कि जादूगर के घर वो खाना भी पसंद नहीं करते थे कि कुछ कर ना दे। हाँ, मतलब अब भी होता है। हाँ, हाँ, मतलब ऐसा नहीं होता है अब तो, क्योंकि हाँ, परफॉर्मेंस के हिसाब से और सोशल मीडिया और टीवी और सिनेमा ने थोड़ी सी इमेज बदल दी। लेकिन अभी भी आज भी मुझसे कोई मिलता है तो सबसे पहले यही बोलता है, अरे आपकी आंखों में नहीं देखना है, आप हिप्नोटाइज कर लोगे। हाँ। या मेरी आंखों में मत देखना, तुम हिप्नोटाइज कर लोगे। आज भी लोग इस बात शादी कितनी इजी थी आपकी? क्योंकि जब ससुराल पक्ष पूछा होगा, अरेंज से लव? नहीं अरेंज थी, और वो बहुत हरियाणा वाली शादी थी, 21 साल की एज में, तो ज़्यादा पूछा-ताछी थी ही नहीं, ना हमारी तरफ से ना उनकी तरफ से। इन हरियाणा, राजस्थान, यूपी, यू डोंट गेट मैरिड, फैमिलीज गेट मैरिड। हाँ, फैमिली। लेकिन हाँ, ये तो शुरू से चैलेंजेस रहे ही हैं, यार ये कोई करियर थोड़ी है। बट थैंक यू इंटरनेट एंड थैंक यू मीडिया, जैसे सुहानी जी हैं, आप सब हैं, राठी जी हैं, सो ये इन्होंने आई ओपनर का काम किया है, माइंड ओपनर काम किया है। मुझे लगता है कि DMIT है सर, हार्वर्ड गार्डनर का, वो ये कहते हैं कि मल्टीपल इंटेलिजेंस, 8 टाइप ऑफ। हमारा एकेडमी क्या कहता है, मैथ, साइंस और इंग्लिश सीखो, तभी आप जीवन में करियर बना सकते हो। बट मुझे लगता है हर एक हुनर एक स्किल है और वो करोड़ों का है। बिल्कुल ठीक है, तो आप लोगों ने प्रूव किया उसको, राइट? अब आप कोर्सेज के माध्यम से आप उसको घर घर तक ही पहुंचा रहे हो। बिल्कुल। मेरे साथ 2 कैमरा पर्सन बैठे हैं, एक है धनंजय कैमरा ऑपरेट करते हैं, एडिटिंग की दुनिया में है, प्रोग्राम मैनेजर है। ये हुई हिप्नोसिस क्यों सीखें, सीख के इनके लाइफ में क्या वैल्यू ऐड होगा? ठीक है, जैसे कोई भी एक आम आदमी, जैसे धनंजय का ऑलरेडी एक काम चल रहा है। हिप्नोसिस 2 रीज़न से सीखना चाहिए हर इंसान को। पहला, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब चीज़ें आपको अफेक्ट कर रही हैं, तो आप इससे बाहर कैसे निकलेंगे। दूसरा, आप कहते हैं मुझे तो ऐसा कुछ भी अफेक्ट नहीं कर रहा है। फिर दूसरा रीज़न आता है कि आपको अफेक्ट ना करे, प्रिकॉशनरी, नंबर 1। इसमें भी नंबर 2 ये है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को कैसे एनहांस करेंगे। किसी पॉइंट पे जाके तो आप अटकते हैं, किसी पॉइंट पे जाके तो आपको ये लगता है कि यार ये एक आदत छूट जाए तो कितना कमाल हो जाए। फिर चाहे वो जल्दी सोने या उठने की आदत हो, फिर चाहे वो डेटा कंज्यूम करने की आदत हो, फिर चाहे वो देर तक फ़ोन देखने की आदत हो। और मैं कह रहा हूँ, अगर आपको लगता है आपके अंदर कोई बुरी आदत नहीं है, तो फिर आपके पास एक ही रीज़न बचता है कि जब आपके पास कोई बुरी या परेशान करने वाली आदत नहीं है और आपका दिमाग एकदम ऑप्टिमाइज्ड है, तो क्यों ना एक नई स्किल सीखी जाए। क्या बात है, राइट, अग्री सर। तो क्यों अपनी ग्रोथ को रोक रहे हैं आप। इसके अलावा अगर किसी को एज अ करियर ऑप्शन देखना है, मेरा जो कोर्स बनाया था
वो इतना पोटेंट कोर्स बनाया है मैंने कि किसी का अगर ज़ीरो बैकग्राउंड है ना साइकोलॉजी और हिप्नोसिस से, और वो डेडिकेटेडली 25 से 30 घंटे का मटेरियल है उसमें। मेरी लाइव वर्कशॉप मैंने एक बार की, पूरी रिकॉर्ड की, बैठ के प्रॉपर एडिट कराई। मुझे लगा अब भी इसमें कुछ कमी है। मैंने फिर से 2 दिन का एक वर्कशॉप रखा, स्टूडेंट्स को बुलाया, पूरा ट्रेन किया, फिर उसमें से डेटा निकाला। फिर लगा कि ये तो हो गया प्रोफेशनल सीखने वाला, जिसको थेरेपी सीख के पैसा कमाना है या लोगों की हेल्प करनी है या सोसाइटी में कुछ करना है। सेल्फ हेल्प, फिर मैंने उसमें सेल्फ हिप्नोसिस का एक सेक्शन डाला, उसमें 8 ऑडियोज़ डाले कि आपको कुछ नहीं करना है ना, आप सिर्फ पास्ट की मेमोरी बुलाना चाहते हो, ऑडियो प्ले करो, ईयरफोन लगाओ, 15 मिनट बैठो, मैं अपने आप अपनी आवाज़ में आपके अंदर वो सेशन क्रिएट कर दूंगा, सब अपने आप हो जाएगा। मैंने सेल्फ हेल्प डाली उसमें। फिर किसी को अगर परफॉर्मेंस सीखनी है, स्टेज पे जाना है, उसके अंदर हमने इंस्टेंट हिप्नोसिस का लेक्चर डाला। तो मैंने जब वो बनाया, मैंने बनाया कि एक आम आदमी जैसे धनंजय जो कैमरा मैन हैं, एडिटिंग करते हैं, सब कुछ संभालते हैं, एक स्किल की तरह सीख सकते हैं। ऐसा स्किल जो उनको कहीं भी अचानक से कुछ परफॉर्म करना हो, कहीं 4 लोगों के बीच में बैठे हैं, ताकि एक्स फैक्टर क्रिएट हो जाए। एक टूल की तरह सीख सकते हैं, सेल्फ हेल्प टूल, जिससे वो सेल्फ हिप्नोसिस के ज़रिए खुद को ठीक कर पाएँ, खुद के अंदर नई कैपेसिटीज़ डेवलप कर पाएँ, नई एबिलिटीज़ डेवलप कर पाएँ, पुराने पैटर्न्स को ब्रेक कर पाएँ। तीसरा, एक साइड इनकम की तरह सीख सकते हैं। अच्छी प्रैक्टिस करके मेन इनकम सोर्स भी बन सकता है। आज आप देखें, WHO कहता है कि इंडिया इज़ गोइंग टू बी द डिप्रेस्ड कंट्री इन कमिंग फ्यू ईयर्स। इंडिया शायद आज भी अगर आप देखेंगे तो इंडिया इज़ मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री अकॉर्डिंग टू WHO। पाकिस्तान से पीछे है। वही मैं कह हैप्पीनेस रहा हूँ। इंडेक्स में बात करें, हाँ, हैप्पीनेस इंडेक्स में भी देख लें आप कि हम किस कंट्री से और कहाँ नापा जा रहा है और कहाँ है। तो आपको तो हर हाल में मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है ही है। तो इट कैन बी अ गुड करियर। और अब मुझे लगता है जैसे मान लीजिए कि आपने ये 3 बताया, चौथा जो मैं फील कर पा रहा हूँ कि एटलीस्ट ये सीख के जाने अनजाने में ये 10-15 लोगों के लाइफ में तो इम्पैक्ट जरूर डालेंगे। बिल्कुल अपना परिवार, अपने रिलेटिव, प्लस अगर इनकी धारणा मानव बम हो, जैसे लोग फुल टू नेगेटिव होते हैं तो मैं उनको मानव बम बोलता हूँ। वो जहाँ फटे के 2-4 लोगों को खराब करेंगे। ऐसे मानव बम लोग अगर सीख लें, एक तो खुद सही होंगे, न्यूट्रलाइज होंगे, प्लस ऐसे लोगों को बनने नहीं देंगे। कुछ मेरे सवाल रैपिड फायर के हैं सर। सो इसमें है, क्या हिप्नोसिस 100% सुरक्षित है? 100% सेफ है, कोई साइड इफेक्ट कभी नोटिस नहीं किया गया इसका। इसको सीख के क्या लोग गलत चीज़ें भी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट इसको सीखते सीखते आप अपने दिमाग को इतने अच्छे से समझने लगते हैं कि सबसे पहले तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होती है। ओके। क्या बच्चे हिप्नोसिस का थेरेपी ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। 12 से 13 साल की एज एकदम प्रॉपर एज होती है, उससे ऊपर फिर कोई भी एज तक आप जा सकते हैं। बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए स्लीप हिप्नोसिस एक प्रोसेस होता है जो नींद में सोते हुए हम उनको प्रोग्राम कर सकते हैं। क्या किसी की कोई पुरानी यादें वापस आ सकती हैं? कभी कभी क्या होता है, कुछ एक्सीडेंट में लोग अपने सेंस खो देते हैं, तो क्या इस थेरेपी से उनकी पुरानी देखिए, इतने कॉम्प्लेक्स केसेस में तो नहीं, क्योंकि हिप्नोसिस के लिए सबसे ज़रूरी है सब्जेक्ट आपको सुने और समझे। तो इस तरीके के केसेस में मुश्किल है। लेकिन हाँ, अगर वो कुछ चीज़ रख के भूल गया है, उसको याद करना चाहता है, कोई ऐसी चीज़ है जो उसके दिमाग से निकल के उसको याद करना चाहता है, तो उसके लिए प्रयास किया जा सकता है, लेकिन 100% श्योर नहीं है वो भी। हिप्नोसिस और मेडिटेशन में क्या अंतर आप मानते हैं? मेडिटेशन जो है वो सिर्फ पीस ढूंढने की यात्रा है। हिप्नोसिस में आप अलग अलग एरियाज ऑफ लाइफ पे काम कर सकते हैं। एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंगर, नेगेटिविटी, ट्रॉमास, फियर, फोबिया, हर चीज़ पे काम कर सकते हैं। ओके। सो ये जो पॉडकास्ट रहा सर, फुल ऑन माइंडसेट के ऊपर रहा, और जो मैं समझ पाया हूँ, मैं तो आज ही जाके चेकआउट करेंगे कोर्स। इसलिए नहीं कि पॉडकास्ट लिया हूँ, इसलिए कि मुझे इंटरेस्ट है ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना, क्योंकि इंसान को पढ़ना आज के टाइम में, अगर आपको जिंदा रहना है, इवन अच्छे से रहना है, बिकॉज हो सकता है आप तो गाड़ी अच्छा चला रहे हैं, बट अक्सर एक्सीडेंट उसी का होता है जो अच्छा चलाता है। बेशक। तो एक्चुअली आप अवेयर रहोगे, अलर्ट रहोगे, बिल्कुल ठीक है, और हर चीज़ के लिए आप रेडी रहोगे, ब्लेम नहीं दोगे, और अगर आप सोशल हो, 100-50 लोग आपको जानते हैं, तो वो पॉजिटिविटी आप उन लोगों में भी स्प्रेड कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और इस टेक्निक से या इस मेथड को समझने के बाद मुझे ये समझ में आया कि उन सभी लीडर को सीखना चाहिए जिनके पास लोग हैं,
जो महफिल के जान होते हैं। राइट। जैसे मैं भी जब बैठता हूँ तो बच्चों के साथ मैंने एक जादू सीखा था। अच्छा। बहुत पहले वो तो मैंने YouTube से कुछ जादू सीखा था, हाँ, वो नाम लिखने वाला ये। हाँ, तो जब मैं करता था ना तो बड़ा अलग अटेंशन मिलता था। तो ये तो यार ये गजब है, मतलब जादूगर बनना, ये बनना, जो अटेंशन मिलता है, चार्म। अच्छा, ऐसे लोगों की गर्लफ्रेंड भी बहुत होती है सर, ऐसा हुआ आपके साथ? ऑन कैमरा इस बारे में बात करेंगे आप? ठीक है, मतलब एक तो आप देखिए, एक तो आप जादूगर, आप हिप्नो गुरु, राइट। उस पे पर्सनालिटी अच्छी, चार्मिंग पर्सनालिटी है, सब कुछ भगवान ने सधा हुआ दिया है। बहुत ये धन्यवादी हूँ भगवान ठीक का है। इसके लिए। तो आप तो नहीं, जैसे आप ये कह रहे हैं आपने शुरू के पॉडकास्ट में किया है, या आप हिप्नोटाइज हो रहे हैं या आप कर रहे हैं। राइट। तो जो ऑडियंस है, आपको कैसे पता है कि हो सकता है वो आपसे हिप्नोटाइज हो रही हो, उसको लग रहा हो सर से मैं गले मिलूंगी, बात करूंगी, मुझे अच्छे लगते हैं। मैं यही मानता हूँ कि हम सब जीवन में यही कर रहे हैं। वो एक, हालांकि बड़ी ऐसा फनी वे में किसी ने किसी एक कोट कहीं इंस्टाग्राम पे था कि कोई बात नहीं दोस्त, शक्ल तेरी जैसी भी हो तू भी किसी का तो क्रश होगा ही। राइट। तो मैं इस बात से यार देखिए, मेरा मानना है इमोशंस कन्वे करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक चीज़ होती है रेपो बिल्डिंग। रेपो बिल्डिंग में ना एक बात करते हैं कि रेपो बिल्डिंग की दो तीन टेक्निक होती हैं। जैसे एक होता है मिरर एंड मैच। अगर आप किसी के साथ रेपो बनाना चाहते हैं, धीरे धीरे आप उसके जैसा मिरर करने लग जाएं, जैसा वो बैठा है वैसे बैठे हैं, उसकी जैसी बातचीत करना चालू कर दें, तो उसको ना अनकॉन्शियस लेवल पे एक सिमिलैरिटी महसूस होने लगेगी आप में और उसमें। एक ये टेक्निक होती है, इसको बोलते हैं मिरर एंड मैच। एक बोलते हैं लीडिंग एंड पेसिंग। पहले आप उसको लीड करने दें, धीरे धीरे जब आप उसको फॉलो करने लगेंगे तो उसको ये लगेगा ये मेरी बात बिल्कुल अच्छे से मानता है। फिर धीरे धीरे आप उसको लीड करना चालू कर दें। लीडिंग एंड पेसिंग, रेपो बिल्डिंग की कुछ टेक्निक्स होती हैं। मैं कहता हूँ रेपो बिल्डिंग की सबसे सरल टेक्निक है वो है एम्पैथी। अगर आपको एक पक्षी के साथ, एक पशु के साथ, डॉग के साथ, गाय के साथ अगर रेपो बनानी है, वो कैसे पहचानता है आपको? आप उसको मिरर मैच थोड़ी करते हैं, वो सिर्फ आपकी भावना से पहचानता है आपको। तो मैं अगर आपके साथ, धनंजय के साथ, जितेंद्र के साथ, ऑडियंस के साथ, जो मैं जानता हूँ और जो मैं ऑथेंटिकली हूँ, मैं वो अगर प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो हर वो इंसान जो मुझसे इत्तेफाक रखता होगा या मेरे जैसे थॉट फ्रिक्वेंसी पे होगा, वो ऑटोमेटिकली मेरी तरफ कनेक्ट होगा, अट्रैक्ट होगा। और मैं भी जब उनसे कभी मिलूंगा तो मैं भी उनसे कनेक्ट होऊंगा, अट्रैक्ट होऊंगा। मैं और मेरी वाइफ जब कहीं मार्केट में हम जाते हैं तो मुझे डॉग्स नहीं पसंद है, उनको बहुत पसंद है, इतना कि मायके में भी था, यहाँ भी था, और पेट लवर्स है वो। तो उनको ना स्ट्रीट डॉग उनके पास आ जाते हैं, स्ट्रीट डॉग्स, जो कि डर लगता है, और वो फिर ना उनको ऐसे सहलाती हैं, वो बैठ जाते हैं, उनको कुछ खाना वाना देती हैं। सो क्या कोई इनविजिबल एनर्जी है जो कोई केवल डॉग्स को दिखता है? वो मेरे पास तो नहीं आया। इमोशंस। अच्छा, जानवर आपको आपके डर से पहचानता है, आपकी शांति से पहचानता है, आपके स्वभाव से पहचानता है। क्योंकि इंट्यूशन कोई दुनिया के बाहर की वस्तु नहीं है, या कोई बहुत ही गहरा ध्यान करने के बाद प्राप्त होने वाली कोई एबिलिटी नहीं है। हम सब इनबॉर्न इंट्यूटिव एबिलिटी के साथ पैदा होते हैं। कैसे जानवरों को पता चल जाता है कि सुनामी आने से पहले यहाँ से निकल जाना है? कैसे जानवर को पता चल जाता है कि इस घर पे कोई संकट आ सकता है तो सबको जगा देता हूँ, घर से बाहर निकाल देता हूँ, भूकंप आने वाला है? कैसे? क्योंकि एनिमल्स के पास कम्युनिकेशन का एक ही जरिया है, वो है इमोशंस। ये इंसानों ने जब से भाषा खोजी है तब से इमोशंस और भाषा में अंतर आ गया। छोटे बच्चे के पास आप देखें कोई भाषा नहीं है, उसके इमोशन साफ साफ समझ में आते हैं आपको। नाराज है तो समझ में आता है, और उसको भी आपकी आंखें देख के समझ में आ जाता है कि इसकी गोद में जाना है, इसकी गोद में नहीं जाना है। आप सर हिप्नो गुरु हैं, तो आप सारी टेक्निक जानते हैं, दिमाग से ही कहते हैं हमारा मन भगवान शैतान दोनों है। राइट। तो क्या आप मानते हैं आप भूत है या नहीं है? ये बड़ा ही कमाल का क्वेश्चन है, और अनुभव के स्तर पे अगर मैं कहूँ बात, तो मैंने अब तक ऐसा कुछ अनुभव नहीं किया है, लेकिन मैंने ये भी महसूस किया है कि कुछ तो ऐसा है जो अभी भी डिकोड नहीं किया जा चुका है। शायद मेरी एबिलिटीज़ उसको अभी डिकोड नहीं कर पा रही हैं। तो मैं बिल्कुल ये बात कहने में नहीं चूकूंगा कि मेरी समझ के हिसाब से
मैंने अब तक अनुभव नहीं किया है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि होता नहीं है। तो अगर पॉडकास्ट के बाद आपके पास कुछ ऐसे पेशेंट आ जाएं जो वशीकरण वाले हों या भूत प्रेत वाले हों, सो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो भूत प्रेत के केसेस तो मैं सॉल्व किया है, लेता हूँ। मेरा एक कोर्स है जो कम बताता हूँ मैं, उस कोर्स का नाम है SRT, स्पिरिट रिलीजमेंट थेरेपी। ओके वो पूरे कोर्स में यही सिखाया गया है कि भूत केसेस को सॉल्व कैसे किया जाता है बिना मंत्र तंत्र के। यानी कि आपके पूरे पॉडकास्ट में लगा कि एवरीथिंग इज, सब कुछ सॉल्व हो सकता है और साइंटिफिक है। हाँ और बिल्कुल, सब कुछ हमारे अंदर है, बिल्कुल है। बस वी नीड टू चैनलाइज, ट्रिगर करने की बात है। जैसे कि कहते हैं ना, एक हाथी को हर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, Yes. जो महावत होता है वही कंट्रोल कर पाता है, Right. बिकॉज दे नो कि कहाँ पे ट्रिगर करना है, राइट, कैसे चैनलाइज करना है इसकी एनर्जी को, पावर को, और वो कर लेता है। वैसे ही ब्रेन से कुछ करवाना है तो आप जैसे गुरु या कोर्स सीख लें, हिप्नोसिस राइट, सीखें सीख लें, तो आप देखें फिर जिससे लाइफ कैसे कि ट्रांसफॉर्म जिससे होती कि है। उनकी लाइफ और आसान हो जाए। थैंक यू सो मच सर। और Thank you. आज मुझे पता चला कि जो हिप्नोसिस है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल, उनको सबको सीखना चाहिए और मैं तो सीखूंगा। और नेक्स्ट जब पॉडकास्ट में हम पार्ट 2 करेंगे, और पार्ट 2 में हम बात करेंगे इन ट्रिगर पॉइंट्स के बारे में, जो सेंसेस के बारे में, स्मेल की बात करेंगे कि केवल स्मेल से कैसे कोई ठीक हो सकता है। ठीक है, और आपको अगर पॉडकास्ट अच्छा लगा ही होगा, कौन सा पार्ट अच्छा लगा वो ज़रूर आप मेंशन करना, और मैं जिस कोर्स को परचेज़ करूँगा मैं वो लिंक आपको दे दूँगा। और आप सेल्फ अवेयरनेस के लिए, सेल्फ अलर्ट के लिए, कहते हैं युद्ध बहुत बड़ा होने वाला है, वो भी मनस्थिति का, मन का, माइंडसेट का। तो अगर आप जाने रहेंगे तो हो सकता है कि उस युद्ध से जीत जाएं, और युद्ध में जाए ना। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत। सेफ रहिए, सीखते रहिए, और अंधविश्वास नहीं, कोशिश करिए कि कैसे साइंटिफिक तरीके से चीज़ों को आप समझें। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।